नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अर्थशास्त्र चैप्टर 4 आय निवारण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है? उत्तर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यम पीसी आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी कहते हैं। यह बढ़ी हुई आय का वह भाग है जो उपयोग उपभोग पर खर्च किया जाता है। उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी की आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से भाग करके एमपीसी को ज्ञात किया जाता है। सूत्र के रूप में एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा सी बराबर उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन का अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस कहते हैं। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग या अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। बचत में परिवर्तन डेल्टा एस को आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से भाग करके एमपीएस को ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र के रूप में एमपीएस डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा एस बराबर बचत में परिवर्तन डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग एक इकाई के बराबर होता है। इस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर एक, अर्थात एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर एक। नंबर 2, प्रत्याशित निवेश या यथार्थ निवेश में क्या अंतर है? उत्तर, प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश में निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय या रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार में विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 200 रुपये के मूल्य की वस्तु तोड़ने जोड़ने की योजना बनाता है। अतः उस वर्ष उसका प्रत्याशित निवेश 200 रुपये है, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उसकी विक्रय में उस परिणाम से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 60 रुपये के मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 200 माइनस 60 रुपये बराबर 140 रुपये की वृद्धि होती है। इस प्रकार उसका प्रत्याशित निवेश 200 रुपये है जबकि उसका व्यर्थ निवेश केवल 140 है। प्रश्न नंबर 3, किसी देश में पैरामेट्रिक शिफ्ट में आप क्या समझते हैं? रेखा में किस प्रकार शिफ्ट होता है जब इसकी एक ढाल घटती है और नंबर 2, इसके अन्य खंड में वृद्धि होती है? उत्तर, एक सरल रेखा का समीकरण b बराबर एम ए प्लस ई के रूप में दर्शाया गया है। इसमें ए और बी दो परिवर्तन चर है। यम लेस देन जीरो को सरल रेखा की प्रवणता कहा जाता है और ई लेस देन ओ ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अंततः खंड है। जब यू में एक इकाई से वृद्धि होती है तो वी के मूल्य में यम इकाइयों से वृद्धि हो जाती है। इसे आलेख पर परिवर्तों का संचलन कहते हैं, परंतु जब यम या ई में परिवर्तन होता है तो इसे आलेख का पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि यम और ई की आलेख पर का पैरामीटर कहा जाता है। अन्य शब्दों में आलेख की प्रवणता अथवा अन्य खंड में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे आलेख का पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। इसे उपभोग फलन द्वारा समझा जा सकता है। c बराबर सी प्लस बी वाई। यदि y में परिवर्तन से c में परिवर्तन हो तो इसे आलेख पर परिवर्तन का सकलन कहेंगे, परंतु यदि c या b में परिवर्तन हो तो इसे आलेख का पैरामीट्रिक शिफ्ट कहा जाएगा। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रवणता में परिवर्तन होने पर वक्र इस प्रकार
खिसकता है कि प्रवणता बढ़ने पर वक्र अधिक ढाल वाला हो जाता है और प्रवणता के घटने पर वक्र कम ढाल वाला हो जाता है। नंबर 2, अंतखंड में परिवर्तन। अंतखंड बढ़ने पर वक्र उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से, क्योंकि प्रवणता समान है, ऊपर की ओर खिसक जाता है और इसके विपरीत अंतखंड घटने पर उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से नीचे की ओर खिसक जाता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वाई ओ उपभोग यक्स आय क बी बढ़ने पर बी घटने पर सी बराबर सी प्लस बी वाई, सी बराबर सी प्लस बी डी वाई। चित्र 2 ख वाई ओ उपभोग यक्स आय टी कम होने पर टी बढ़ने पर सी बराबर सी प्लस बी वाई, सी बराबर सी प्लस बी वाई, सी बराबर सी नॉट प्लस बी वाई। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। जब रेखा की ढाल घटती है तो रेखा पहले से कम ढाल वाली हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि सी बराबर सी प्लस बी वाई में सी बराबर 100 प्लस 0.84 था, बी घटकर 0.6 हो गया, तो नया सी बराबर 100 प्लस 0.6 वाई हो जाएगा यदि यह वक्र पिछले सी वक्र से कम ढाल वाला होगा, क्योंकि पहले आय 100 घटने पर उपभोग 80 बढ़ रहा था, परंतु अब आय 100 घटने पर उपभोग 60 बढ़ेगा। जब रेखा के अंत खंड आय में वृद्धि होती है तो रेखा समांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। नंबर 4, प्रभावी मांग क्या है? जब अंतिम वस्तुओं की कीमत का ब्याज की दर दी गई हो तो तब आप स्वायत्त वहन गुणक कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर: प्रभावी मांग से अभिप्राय समस्त मांग के उस बिंदु से जहां यह सामूहिक पूर्ति के बराबर है। प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था की मांग का यह स्तर है जो समस्त पूर्ति से पूर्णतः संतुष्ट होता है और इसलिए उत्पाद और द्वारा उत्पादन बढ़ने या घटने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अन्य शब्दों में समग्र मांग का वह स्तर जो पूर्ण संतुलन उपलब्ध करता है प्रभावी मांग कहलाता है। वैकल्पिक रूप से संतुलन के बिंदु पर समग्र मांग की प्रभावी मांग कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय के निर्धारण में यह प्रभावी होती है। कैसे केन के अनुसार आय का सामान्य स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां समग्र मांग समस्त पूर्ति के बराबर होती है। जब अंतिम वस्तुओं की कीमत का ब्याज की दर दी गई हो तो स्वायत्त व्यय गुणा की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वाई उपभोग बचत सी ओ एस वाई डैश यस डैश यस डैश बचत ओ वाई आई सी वन उपभोग A1 ए डैश बचत उपभोग आय उत्पादन व आय। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, जब स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय ये 50 करोड़ रुपए हो और सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS 0.2 तथा आय वाई का स्तर 4 लाख करोड़ रुपए हो तो प्रत्याशित समस्त मांग ज्ञात करें। यह भी बताएं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में क्या है, नहीं कारण भी बताएं। व्यात व्यय गुणक बराबर समस्त निर्यात में परिवर्तन बटा स्वायत्त व्यय में परिवर्तन। उत्तर: आय का स्तर y बराबर 4 लाख, स्वयं निवेश और उपभोग व्यय ए बराबर रुपये 50 करोड़, सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS बराबर 0.2, MPC बराबर 1, MPS सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8, y बराबर ए प्लस सी माइनस वाई बराबर 50 प्लस 0.8 गुणे 4000, सी बराबर MPC बराबर 50 प्लस 3200 बराबर 3250 करोड़,
प्रत्याशित समस्त मांग बराबर 3250 करोड़। चूंकि वर्तमान आय का स्तर 4000 करोड़ है तो प्रत्याशित समस्त मांग में रुपए 750 करोड़ अधिक है, तो वह स्थिति अधिपूर्ति की होगी, इसलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। प्रश्न नंबर 6, मित व्यवस्थिता में के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मित मित व्यवस्थिता में विरोधाभास का अर्थ मिथ्याइता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दे तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वाई माइनस यस यस ओ यक्स आई नॉट ई वाई1 यस बराबर माइनस सी प्लस कोष्टक में 1 माइनस बी कोष्टक क्लोज 1 वाई यस बराबर माइनस सी प्लस ए माइनस बी वाई। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाता है और निवेश गुणक भी कम हो जाता है। फलस्वरूप आय में वृद्धि की दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार बचत बढ़ने पर कुल बचत का बढ़ना आवश्यक नहीं है। ऊपर दिए चित्र में स्पष्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम होने पर यस से यस वन पर खिसक गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय भी घटकर ओ वाई1 व वाई2 हो जाती है, जिससे बचत फिर कम हो जाएगी। इस प्रकार बचत में वृद्धि नहीं हो सकेगी। मित व्यतिता से हम आय बढ़ाना चाहते थे, परंतु यह विरोधाभास है कि इससे आय बढ़ने की बजाय कम हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।